हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवीजी ट्रिकी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है धातुएं और अधातुओं के बारे में यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो इसमें जानना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मेटल्स और नॉन मेटल को कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, और मेटल और नॉन मेटल्स यानी धातु और धातुओं से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है। तो इस चैप्टर में स्टार्ट में आपको जानना होगा कि धातु और अधातुओं के मिश्रण को, धातु और धातु के सामान्य अध्ययन को हम तत्व के अंतर्गत करते हैं। ठीक, तो पूरे वायुमंडल में तत्वों की संख्या कितनी है, तो यहाँ हम जानेंगे कि अभी तक पूरे कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो अब तक पूरे 120 प्लस यानी कि 120 से ऊपर तत्वों की खोज हो चुकी है। फिलहाल एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से कहीं कहीं 110 या कहीं 111 मिलेगा, वहीं किसी बुक में 118 भी मिल सकता है और 120 भी मिल सकता है। तो इतनी बात याद रखनी है कि अभी तक पूरे तत्वों की खोज जो हो चुकी है वह मुख्य रूप से 120 प्लस यानी 120 से ऊपर जा चुके हैं, मगर एनसीईआरटी और अदर बुक के हिसाब से 111 118 हो सकते हैं, जिनमें से 99 तत्व जो हैं वह प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। यानी पूरे प्राकृतिक में मुख्य रूप से कौन से 99 तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा जो शेष तत्व बच जाते हैं वह तत्व किसी न किसी रूप से लैबों द्वारा बनाए गए हैं, संश्लेषित किए गए हैं। तो ये था तत्वों के बारे में। तत्व दो हो गए मुख्य, धातु और अधातु। तो यहां हमें जानना है कि धातु और अधातु को पढ़ने के लिए कौन कौन से प्रक्रियाएं हम अपनाते हैं। तो वो दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो होता है भौतिक गुण के बारे में और दूसरा होता है रासायनिक गुण के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भौतिक गुण के बारे में। जो इस वीडियो में हमें पढ़ना है वो भौतिक गुण दोनों को एक साथ हम पढ़ेंगे, धातु और अधातु का एक साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कि धातु और अधातु किसे कहते हैं। तो यहां जो व्हाइट बोर्ड पर दिए गए सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स परिभाषा के साथ साथ डिफरेंस बिटवीन भी है, इनके अंदर अंतर को भी बतलाता है। और कभी एग्जाम में पूछेगा कि धातु और अधातु के बीच में उनके भौतिक गुण धर्मों के हिसाब से अंतर बतलाएं, तो इनमें से आपको 4 या 5 पॉइंट लिखने हो सकते हैं। तो चलिए सारे पॉइंट को हम डिस्कशन करते हैं अच्छे से। तो पहला क्या बोल रहा है, गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म। धात्विक चमक, धात्विक चमक कहने का अर्थ ये होता है कि कोई भी धातु हो या अधातु हो उसके अंदर खुद की चमक है कि नहीं। तो ज्यादातर देखा यह जाता है कि जो धातु होते हैं उनमें खुद की चमक होती है, वो खुद की चमक रखते हैं और ज्यादातर चमकीले होते हैं, जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती। ये बात याद रखनी है कि अधातुएं चमकीली नहीं होती जबकि धातुएं चमकीली होती हैं। उसी तरह देखा जाए तो इनमें इस पूरे पॉइंट्स को पहले हम समझेंगे, इसके बाद इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं अपवाद, जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन। अपवाद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक पॉइंट में कहीं ना कहीं अपवाद मिल सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे कि उष्मा का और विद्युत का चालक, जो ज्यादातर लोग जानते भी पढ़ते भी हैं कि सभी धातुएं तो होती हैं उष्मा विद्युत का सुचालक, मगर अधातु में भी एक ऐसा तत्व होता है, ठीक है, जो उष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है, न कि कुचालक होता है, वो है ग्रेफाइट। तो ऐसी अपवाद हम सब पॉइंटों में का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन पॉइंट को हम डिस्कस कर लें, उसके बाद अपवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां हमने पहला पॉइंट देखा धात्विक चमक। तो धात्विक चमक जो है धातु की सतह पर चमकदार रूप से दिखते हैं, क्योंकि धातुओं के पास खुद की चमक होती है, जबकि अधातु के पास कोई चमक खुद की नहीं होती, वो चमकीले
नहीं होते। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड, कठोरता। तो कठोरता उसे बोलते हैं कि वो अंदर से जो भी उनकी बनावट हो वो बनावट बहुत ठोस होती हो, उसे बोलते हैं कठोरता, या उनके अंदर भार मौजूद हो। ठीक है, तो जितने भी धातुएं हैं वो सामान्य तौर कहने का अर्थ ये होगा कि उनमें से ज्यादातर धातुएं कठोर होंगी, कुछ ऐसे भी हो सकती हैं जो कठोर ना हो, इसलिए यहां पर सब यूज किया गया क्या, समांतर। तो समांतर जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, जबकि अधातुएं अधिकतम कठोर नहीं होती, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ अपवाद मिलेंगे जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो अपवाद कौन है। तो अभी आमतौर पर जानना यह है कि कठोरता, तो समांतर धातुएं कठोर होती हैं जबकि अधातुएं समांतर कठोर नहीं होती। अब आता है अगला पॉइंट जो इंपोर्टेंट है, अघातवर्धा। इसको बोलते हैं मेलिएबल। तो अघातवर्धा किसे कहते हैं, तो किसी भी धातु को लोहे के हथौड़े से पीट कर पतले चद्दर के रूप में बदल देना, उसको बोलते हैं अघातवर्धा। तो यहां देखते हैं कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे अघातवर्धा कहते हैं, जबकि अधातुएं अघातवर्धा नहीं होती। अगर उनको पीटा जाए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएंगी, जबकि धातुएं वैसी नहीं होती। अब अगला पॉइंट 4 है तन्यता। तन्यता किसे कहते हैं, तो तन्यता होता है किसी भी धातु को पीटकर या खींचकर एक पतले तार के रूप में बदलना, उसको बोलते हैं तन्यता। तो यहां क्या बोला है, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। हाँ, सभी धातुएं अगर पतले चद्दर में बन सकती हैं तो सभी धातुएं पतले तार में भी बन सकती हैं, क्योंकि उनमें क्षमता है तन्यता की। ठीक है, तो ऐसे 2 पॉइंट कौन कौन, अघातवर्धा और तन्यता में सबसे ज्यादा 2 पॉइंट पूछता है कि सर्वाधिक अघातवर्धा किस धातु में होता है और सर्वाधिक तन्यता किस धातु में होता है। इसके बाद देखते हैं अधातुएं तन्य नहीं होती। हाँ, जब अधातुएं अघातवर्धा पर टूट जा रही हैं छोटे टुकड़ों पर, तो वो तन्य भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें क्षमता नहीं हो सकता कि वो तन्य होकर पतले तार के रूप में बदल जाए। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, विद्युत व उष्मा के चालक, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हीट। तो यहां से देखना हमको ये है कि हमने बताया कि जितने भी समांतर करने का मतलब ये है कि ज्यादातर धातुएं विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब क्या, कि अपने सतह से उष्मा को जाने देंगे, विद्युत को जाने देंगे, जबकि कुचालक करने का अर्थ कि वो अपनी सतहों से उनको जाने नहीं देंगे। तो सभी धातुएं सुचालक होती हैं, वो उष्मा और विद्युत को जाने देती हैं, जबकि अधातुएं अपनी सतह से उष्मा और विद्युत को जाने नहीं देती। तो यहां क्या बोला है कि समांतर धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, जबकि समांतर अधातुएं विद्युत उष्मा की सुचालक नहीं होती है, कुचालक होती है। क्योंकि यहां कुछ ना कुछ अपवाद मिलने वाले हैं, इसलिए समांतर शब्द यूज किए गए हैं। यह पॉइंट आपको समझ में आई। अब आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है रूप, जिसको बोलते हैं नेचर। आखिर वह किस रूप में दिखते हैं हमको, तो हम जब कभी भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आमतौर पर हम रूम टेम्परेचर पर लेके चलते हैं, यानी कमरे के ताप पर उनका रूप कैसा होता है, वो दिखते कैसे हैं। जैसे 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि पदार्थों की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो पदार्थों की अवस्थाएं 3 होती हैं, या तो वो हो सकता है गैस के रूप में, या तो द्रव के रूप में, या तो ठोस के रूप में। तो सब कमरे के ताप पर किस अवस्थाएं में होती हैं, किस अवस्थाएं में रहती हैं, वो होता है रूप। तो यहां देखते हैं हम लोग, यहां बोल रहा है कि धातुएं कमरे की ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। ये तो बात सही है कि समांतर जो होती है धातुएं वो कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। समांतर कहें या अधिकतम कहें, क्योंकि यहां कोई एक अपवाद मिलेगा जो कमरे की ताप पर क्या होगा, द्रव में होगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं अधातु में। तो अधातुएं कमरे की ताप पर तीनों अवस्थाएं में पाई जाती हैं, ठोस में भी, गैस में भी और द्रव में भी। वो भी आगे हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसे अधातुएं हैं जो ठोस हैं, वो गैस हैं और द्रव हैं, वो कौन कौन सी अधातुएं। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 गैस अधातुओं के नाम बताएं, 2 ठोस अधातुओं के नाम बताएं, 1 द्रव अधातुओं के नाम बताएं। या क्वेश्चन ऐसे पूछता है वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, या पूछेगा क्वेश्चन वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव में रहता है। तो आगे हम अपवाद में सब पढ़ेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 7,
7 क्या बोला है? घनत्व, डेंसिटी के बारे में। घनत्व तभी हो सकता है किसी भी तत्व में जब उसके अंदर ज्यादातर भार हो, ठीक है, इसके अंदर खुद का मास हो, वजन हो, वो घनत्व दिखा सकता है। तो यहां का घनत्व की बात कर रहे हैं। तो समांतर, समांतर करने का मतलब ये है कि कुछ धातु हो सकते हैं ऐसे कि अधिकतम उनमें घनत्व पाई जाती है, अधिकतम उनमें घनत्व पाई जाएगी, जबकि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें घनत्व बहुत ही कम होता है, ठीक, वो हल्के होते हैं। समांतर धातु का घनत्व कम होता है क्योंकि अधातुओं में घनत्व बहुत ही कम पाई जाती है। तो यहाँ कुछ अपवाद मिलेंगे जो घनत्व के मामले में धातुओं के समान पाए जाते हैं, और यहाँ कुछ धातुएं ऐसी मिलेंगी जो घनत्व के समान में अधातुओं के समान पाई जाएंगी। तो यहाँ अपवाद कुछ मिल सकता है। तो इस पॉइंट को समझ में आया कि धातुओं में घनत्व अधिक होता है और अधातुओं में घनत्व कम होता है। अब है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा है? गलनांक और कथनांक, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो, मतलब ये कि कितने टेम्परेचर पर वो अपनी अवस्थाओं को द्रवित अवस्था में बदल देगा, कितने सामान्य ताप पर वो अपनी अवस्था को गैसीय अवस्था में बदल देगा, ठीक है, या कितने सामान्य तापमान पर अपने आकार को ठोस अवस्था में बदल देगा। तो यही है गलनांक और क्वथनांक। तो सामान्य जो धातुएं होती हैं उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, मतलब ये कि वो हाई टेम्परेचर पर अपनी अवस्थाओं को बदल लेंगे, टूट के द्रव में बदल सकते हैं, या जो द्रव है वो मुख्य रूप से जुड़कर ठोस में बदल सकते हैं। तो वो बहुत ही उच्च होती है। इस बात क्या रखना है कि धातुओं की सामान्य गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होती है। यहां भी कुछ पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, किनकी उच्च होती है, किनकी कम होती है। इसके बाद समांतर अधातुओं में गलनांक और क्वथनांक कम होता है, यहां भी कुछ अपवाद मिलेंगे, मगर आमतौर पर आपको जानना है कि धातुओं में गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और अधातुओं में क्या होते हैं? कम होते हैं। ये थे पॉइंट नंबर 8। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 में। तो पॉइंट नंबर 9 जो है वो है ध्वनि के बारे में, यानी साउंड। तो धातुओं में खुद का आवाज होती है, मतलब उनमें ध्वनि होती है। अगर किसी दो धातुओं को आप लेकर और उन पे टकराव करें तो उनसे आवाजें निकलती हैं, जबकि अधातु में आवाज नहीं निकलती। तो सही बात जाननी होगी कि जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, आवाज होती है, वो धातुओं में सामान्य तौर पर होती है, वो ज्यादातर आवाज उनसे निकलती है। अगर दो ऐसे धातुओं को टकराए, ऐसे मान लीजिए अगर दो लोहे मेरे पास हैं, दोनों लोहे को टकरा रहे हैं, तो उनमें से आवाज निकलेंगी, जबकि अधातु में ऐसा कोई नहीं होता है। अधातु मान लीजिए हम सल्फर का 2 टुकड़ा ले लें और दोनों को टकरा रहे हैं, तो उनसे कोई आवाजें नहीं निकलेंगी। तो ये थे मुख्य पॉइंट जो समान तौर पर विभेद या इनमें अंतर के तौर पर लिख सकते हैं हम लोग, और इनसे हम इनकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि आघातवर्धा किसे कहते हैं, तन्यता किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आघातवर्धा किसे कहते हैं? तो किसी भी धातु को लोहे से पीट कर पतले चद्दर के रूप में बदलना आघातवर्धा कहलाता है। तन्यता पूछेगा तो किसी धातु को हम खींचकर पतले तार के रूप में बदलते हैं, वो तन्यता कहलाता है। तन्यता मतलब होता है कि उसमें कितना बढ़ने की क्षमता है, उसको तन्यता बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन यानी विभेद के रूप में भी इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे समझने के लिए भी ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो सारे पॉइंट समझ में आए। धातु की चमक किस में ज्यादा होती है, किस में कम होती है, कठोरता किस में ज्यादा होती है, आघातवर्धा किस में ज्यादा होती है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर, जिस हमने कहा था कि सभी का हम क्या पढ़ेंगे अपवाद। कौन कौन से अपवाद इनमें आएंगे, तो चलिए उस अपवाद को देखते हैं हम लोग।
चलिए अब देखते हैं कौन कौन से अपवाद कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। आपको नोट्स जो बनाने होंगे तो जितने पॉइंट्स जैसे दिए गए हैं वैसे ही आप अपने नोट्स बनाएंगे ताकि आसानी हो समझने के लिए। चलिए तो आते हैं हम लोग धात्विक चमक के बारे में। तो जो धात्विक चमक है, धात्विक चमक में धातु और धातु में, धातुएं सभी में चमक तो होती हैं। अब बात है कि धातुओं में अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लें उदाहरण में, जैसे अगर जैसे हम ले लें तो वो एल्युमिनियम, यहां हम सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, सिंबल क्योंकि जगह यहां थोड़ी सी कम है तो हम यहां सिंबल यूज करेंगे एल से एल्युमिनियम। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की चमक सफेद होती है। कैसी होती है? सफेद। उसी तरह सोना का होता है पीला, सोना को हम लिखते हैं AU सिंबल में। इसके बाद CU कॉपर, कॉपर का होता है ऑरेंज बोल सकते हैं या हल्का ऑरेंज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चमक है जो दिखती है सभी धातुओं में। आमतौर पर आप देख सकते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। एल्युमिनियम का बर्तन, कॉपर का बर्तन आमतौर पर घरों में मिल जाएगा, उन बर्तनों को देखिए कि चमक कैसी दिखती है। मैग्नीशियम रिबन का है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो जब उनको जलाने के बाद उनकी जो राख मिलती है या वो जब जलते हैं तो उनकी राख भी कैसी होती है? सफेद होती है। अब आते हैं अधातु में, क्योंकि यहां एक अपवाद मिलता है। अब यहां बात है कि धातु चमक की बात कर रहे हैं तो हमने जाना यहां डेफिनेशन में, परिभाषा में, कि सभी अधातुएं खुद में चमक नहीं रखती, जबकि अपवाद में दो हैं। वो कौन से अपवाद हैं? तो यहां हम लिख रहे हैं, अपवाद है ग्रेफाइट व नमक, जिसको आयोडीन भी बोल सकते हैं हम लोग। आयोडीन बेटर रहेगा जानना। ग्रेफाइट व आयोडीन के पास खुद की चमक होती है। ये अपवाद में आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है आप कैसे, कि वो कौन से धातु हैं जिनमें खुद की चमक होती है? तो वो है ग्रेफाइट और आयोडीन, जिसमें खुद की चमक होती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड, यहां पर कठोरता। तो कठोरता की हम बात करें तो समानतः सभी धातुएं क्या है? कठोर होती हैं। अब बात आती है कि कौन से धातु कठोर नहीं होते, ठीक है, तो वो होता है, अपवाद में आते हैं, अपवाद की बात कर रहे हैं तो वो है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। सिंबल यूज कर रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? हल्के धातु होते हैं, ठीक है, इनमें कठोरता कम पाई जाती है। अब आते हैं अधातु में। तो अधातु में हमने बताया कि सभी अधातुएं क्या हैं? कठोरता उनमें कम पाई जाती है। हमने कहा अपवाद में कुछ आएगा, तो अपवाद में क्या है? हीरा, यानी कि डायमंड। डायमंड में घनत्व या हम बात करें कठोरता बहुत ही ज्यादा होती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड, आघातवर्धा। तो आघातवर्धा यहां अधिकतम धातुओं में अधिक होती है। तो यहां हमको जाना है सबसे अधिक किसमें होती है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो होगी, सबसे अधिक तो AU सोना व AG, AG मतलब होता है सिल्वर, चांदी। सोना और चांदी में सबसे ज्यादा आघातवर्धा होती है, जबकि आघातवर्धा अधातुओं में नहीं होती, ना कोई अपवाद है, ठीक है। तो यहां हो गया पॉइंट, समझ में आ गया। अब है तन्यता। हमने कहा तन्यता में भी कोई अपवाद ऐसी नहीं होगी, सिर्फ हमको जानना होगा कि सबसे अधिक किसमें होगी। सबसे
अधिक किस्में, तो वही दोनों एग्जाम्पल होंगे Au और Ag, मतलब सोना और चांदी। सबसे अधिक तन्यता इनमें पाई जाती है, जबकि अधातु में ऐसा कोई नहीं, ना अपवाद मिलेगा। ठीक। पॉइंट नंबर 5, अब हमें पता है कि विद्युत और ऊष्मा के चालक ज्यादातर धातुएं होती हैं। ठीक है, ज्यादातर धातुएं होती हैं। अपवाद कौन होगा? जो नहीं होता। ठीक है, हम बात करते हैं अपवाद की। ठीक है, अपवाद में कौन हो सकता है? तो अपवाद में होगा सीसा, जिसको बोलते हैं पीबी। लेड होता है सीसा। सीसा अपवाद है किसका? विद्युत और ऊष्मा का चालक का, क्योंकि ये है धातु, मगर इसमें ऊष्मा और विद्युत सुचालक नहीं होते, जा नहीं पाते। ठीक है, इनको रोक देता है। जबकि यहां अपवाद में क्या आएगा? हमने पढ़ा कि अधातुएं तो नहीं होती, अधातुएं तो नहीं होती, मगर अपवाद कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पूछता है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वह कौन सा धातु है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है? तो वो है ग्रेफाइट। ये सारे पॉइंट्स अपने नोट्स में डालते हुए अच्छे से याद करते जाएंगे, अपवाद और किन में अधिकता पाई जाती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है? रूप, नेचर। हमने कहा था कि धातुएं सामान्य तौर पर, जो सामान्य रूम तापमान है उस पर ठोस होती है, जबकि अपवाद हमने कहा कि यहां मिलेगा। वो अपवाद क्या है? तो वो अपवाद है मरकरी, यानी Hg। ये वह धातु है जो सामान्य तौर पर रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। इस तरह रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछा गया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ क्वेश्चन में, कि वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो वो कौन है? मरकरी यानी Hg। अब आते हैं कि अधातु पर। तो अधातु हमने कहा कि उनमें तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। रूम टेम्परेचर यानी रूम के तापमान पर तीनों अवस्था में पाई जाती है। वो कौन कौन सी होंगी? अगर हम बात करें ठोस की, ठोस में होगा चीनी, अमोनिया या यूरिया हम ले लेंगे। इसके बाद द्रव में एक ही आता है जो इंपॉर्टेंट होता है, ब्रोमीन, जिसको हम Br दिखाते हैं। और गैस में आमतौर पर आप पढ़े होंगे, ऑक्सीजन है O2, नाइट्रोजन N2, उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है, H2 ETC। तो ये सभी के सभी क्या है? गैस। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन पूछता है? द्रव के बारे में क्वेश्चन पूछता है, वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो अधातु की बात करेगा तो ब्रोमीन याद करना होगा, और धातु की बात करेगा तो मरकरी यानी Hg। ये जो दोनों क्या होते हैं? द्रव होते हैं कमरे के ताप पर। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अब अगला पॉइंट है घनत्व। घनत्व की बात करें तो घनत्व में सभी के सभी डेंसिटी के हिसाब से, तो ज्यादातर धातुएं घनत्व में अधिक होती हैं। ठीक है, तो घनत्व में कौन कम होता है? तो कम होगा कौन? वो है सोडियम। अपवाद में देख लेते हैं। अपवाद में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों के तीनों हल्के होते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं? हल्के। इनमें घनत्व तो बहुत कम पाई जाती है। अब अगला पॉइंट है इसमें अपवाद में, हम इनमें देख लेते हैं। ठीक है, अपवाद किसमें? अधातु में। अधातु में अगर हम घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा घनत्व कौन रखता है? हीरा। कौन? हीरा, जिसको हम डायमंड बोलते हैं। ठीक है, डायमंड। इसकी घनत्व क्या होती है? अन्य धातु की तुलना में सबसे अधिक होती है। अब है गलनांक और क्वथनांक के बारे में। तो गलनांक और क्वथनांक, यहां 2 पॉइंट, सबसे अधिक किसमें होगी और कौन अपवाद होंगे?
देखिए सबसे अधिक की जब बात करेंगे, सबसे अधिक होती है सोडियम पोटेशियम लिथियम में, ठीक है, गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होती है। हाँ, अपवाद कौन होंगे? अपवाद होंगे गैलियम व सीजियम, सिंबल में यूज कर रहे हैं, बोल दे रहे हैं यहां से गैलियम सीजियम, गैलियम सीजियम, ये अपवाद हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है, जबकि उच्च किसका होता है? सोडियम पोटेशियम और लिथियम का। ऐसे एग्जांपल हम दे दें, कहा जाता है कि सोडियम को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो एयर के प्रेजेंस में आएगा, हवा की उपस्थिति में आएगा, वो जल जाता है, मतलब कि वो उसका क्वथनांक बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां बहुत ज्यादा मतलब कि वो तुरंत ही बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जानना है कि सबसे अधिक सोडियम पोटेशियम लिथियम की होती है और अपवाद में गैलियम और सीजियम। अब आते हैं इसमें, तो यहां जो गलनांक और क्वथनांक जो आमतौर पर होता है धातुओं में, वो कम होता है। वो दो कौन कौन है जिनका अधिक होता है? वह है हीरा, अपवाद यहां लिखना होगा, अपवाद में हीरा व ग्रेफाइट, ये दो हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत ही उच्च होता है। अब आते हैं ध्वनि। तो ये पॉइंट हमने समझा दिया कि दो धातुएं जब टकराएंगी तो उनमें ध्वनि बहुत ज्यादा निकलती है, और धातु में ऐसा कोई बात नहीं होता। तो देखिए ये सारे पॉइंट है जो समझने होंगे आपको भौतिक गुणधर्म के आधार पर। तो आपको समझ में सारी पॉइंट आई होगी, ठीक है। यहां हमने आपको डिफिनेशन भी बताया, अपवाद भी बतलाया, किसमें सबसे अधिकता होती है, किसमें कम होती है भी समझा दिया। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर एग्जाम में पूछ दे या कोई आमतौर पर पूछा जाता है कि आपको भौतिक गुणधर्म में इन चीजों को न दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि कोई तत्व है, वह तत्व धातु है कि अधातु, आप बताइए, तो कौन सा नियम अपनाएंगे? चलिए उसको भी बता देते हैं हम। देखिए अगर ऐसे पूछ दिया जाए, हमने कहा कि हमारे पास दो चीज हैं, एक मेरे पास सल्फर 16 एल्युमिनियम 13, परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, सल्फर 16 एल्युमिनियम 13। यहां हम आमतौर पर हम यहां कार्बन भी ले सकते हैं, ठीक है, कार्बन 6। अब यहां से हम देखेंगे कि इनका हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, कार्बन कितना होगा? 2 4, एल्युमिनियम कितना होगा? 2 8 8 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका याद है, ठीक है। नील्स बोर्स के हिसाब से क्या था? 2 8 8 18 18 32, ये तरीका है। ये इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं? तो वो सेल होते हैं KLMN, मतलब कक्षीय कौन होते हैं? KLMN। तो यहां हम इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतलाती है कि वो तत्व क्या है, धातु है कि अधातु। ध्यान सुनिएगा कि बाहरतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वह बतलाएंगे कि धातु है कि अधातु, जो तत्व हमने लिया वो धातु है कि अधातु। अगर बाहरतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 व 3 है तो वह धातु होंगे। क्या होंगे? धातु होंगे। इस बात को याद रखिएगा अच्छे से कि जिस तत्व के बाहरतम कक्षा में 1 2 3, कहां 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? धातु, ठीक है।
और जिनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से 7 तक होगी वह अधातु होंगे। ये दो बात याद रखनी होंगी, ठीक है। कि अगर हमें भौतिक गुण धर्म ना दे, जो ये हमने पॉइंट पढ़ा, अगर हमें किसी तत्व को दे दे और पूछ दे वो तत्व धातु है अधातु है, तो हम इस विधि द्वारा, कौन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की विधि द्वारा हम इसको बता सकते हैं कि वो धातु है कि अधातु है। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाह्यतम कक्षा में आएंगे तो वो धातु कहलाएंगे। अगर 4, 5, 6, 7 आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे, ठीक। अब इनमें कुछ अपवाद होता है। अपवाद क्या, कि हमने बतलाया कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 तो होंगे तो धातु कहलाएंगे, मगर हाइड्रोजन व हीलियम जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 और इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मगर ये दोनों क्या हैं, अधातु हैं। आमतौर पर हम हाइड्रोजन को धातु नहीं बोल सकते, मगर इसका नेचर दोनों तरह की होता है। मतलब ये कि हाइड्रोजन जो होता है, तो हमें पता है कि सभी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी दिखाती हैं, जबकि धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी दिखाती हैं सभी धातुएं। तो यहां से जो हाइड्रोजन है, अगर प्रकृति के हिसाब से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो दे रहे हैं वो तो विद्युत धनात्मक हुए तो धातु कहलाएगा। मगर यहां इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में अगर ज्यादातर इसको हम क्या मानते हैं, अधातु के तौर पर मानते हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम अधातुएं अपवाद में आते हैं। जो हमें यहाँ रूल पढ़ा हमने 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए धातु का और 4, 5, 6, 7 के लिए अधातु का, ये भी अपवाद आप याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम को, ठीक। तो ये था आज के वीडियो में लेक्चर, जो भौतिक गुण धर्मों के बारे में हमने जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे रासायनिक गुण धर्म के बारे में, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। ये तो आमतौर पर भौतिक रूप से दिखने वाली चीजें हैं जो आसानी से समझ में भी आ जाती है, और इन सारे पॉइंटों को जैसे आपको लिखवाया गया है आप अपने नोट्स में डालेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।